Hello everyone, welcome to India's largest learning platform that is obviously Unacademy। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन। भाई मेरा नाम है अनुराग शर्मा और मुझे पीएससी और यूपीएससी की फील्ड में पढ़ाते हुए लगभग 8 वर्षों से अधिक का अनुभव है। मेरे सब्जेक्ट जो मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ वो है ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, है ना। और इसमें ज्योग्राफी जो है मैं ऑप्शनल लेवल पर भी पढ़ाऊँगा और बाकी सब्जेक्ट जो हैं ज्योग्राफी के साथ वो प्रीलिम्स और मेंस लेवल पर भी पढ़ाऊँगा। ठीक है। मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है वो है एमआरएससी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से और मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क जो है वो है भोपाल से। चलिए, तो ये मेरा टेलीग्राम लिंक है चैनल का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। ठीक, क्योंकि जो भी आपके भी और मेरे बीच इंटरेक्शन होने वाला है वो इसी ग्रुप पे होने वाला है और यहाँ पर मैं आपको नोट्स, ठीक, प्लस फुल सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा। ठीक, जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक, वो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मतलब किसी भी टॉपिक का अगर आपको सोर्स चाहिए, भाई मेरे विषय का खास तौर से, ठीक, तो सोर्स चाहिए या कोई आप मुझसे हेल्प चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझे यहाँ पर जो है मैसेज कर सकते हैं। ठीक, फर्दर ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है। ठीक, आप यहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि आने वाले लेक्चर्स की जो भी डिटेल्स हैं वो मैं आपको बता सकूँ। ठीक है, ताकि पहले से आप रेडी रहें आने वाले लेक्चर्स के लिए अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो। फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो वही अनअकैडमी में आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस, है ना। और लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड क्लास भी मिलती है। यहाँ पर आपको मिलता है स्ट्रक्चर कोर्स जो कि आपके सिलेबस को फोकस करता है। ठीक, साथ ही साथ आपके सिलेक्शन को फोकस करता है। फिर आपको मिलती है टेस्ट सीरीज और लाइव टेस्ट क्विजेज बहुत सारे, जो कि सेल्फ इवेल्यूशन में आपके बहुत मददगार हैं। और ये जो टेस्ट हैं ये लगभग ऑल इंडिया लेवल के होते हैं। ठीक, और यहाँ पर जो मतलब लगभग लाखों स्टूडेंट में आप ये टेस्ट देंगे। ठीक, तो एक आपको एग्जाम जैसा एक्सपोजर मिलता है। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, अनलिमिटेड एक्सेस, ध्यान रखिएगा। आप कभी भी कहीं भी कैसे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। फर्दर केवल इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो गूगल प्ले से और एप्पल यूज़र हैं तो ऐप स्टोर से। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, पेड कोर्सेज भी हैं और पेड के साथ साथ आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो बहुत सारी जो फैकल्टीज़ हैं, है ना, उनके आपको फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ठीक है, मेरे भी बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। तो प्लीज़ अनअकैडमी लर्निंग ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। ठीक, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, ये भी हो सकता है कि जो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं वो आपको फ्री अवेलेबल हों। ठीक, फर्दर आगे बढ़ते हैं अपन। तो जैसे ही आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करते हैं आपको ऑल इंडिया लेवल की फैकल्टीज से पढ़ने का मौका मिलता है, जैसे सुदर्शन सर, मृणाल सर, ठीक, रोमन सर, एक्सेट्रा। ठीक, फर्दर अपन आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज है। ठीक है, जैसे ही आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे और सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको लगभग 15,000 से ज़्यादा कोर्सेज का एक्सपोजर मिलेगा। इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, ऑप्शनल भी रहेगा, इंडियन इकोनॉमी और बहुत सारे सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो ये स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ मैं यूपीएससी सीएससी की, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे आप और कोई एग्जाम में भी आप इंटरेस्टेड हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, वाले कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर। ठीक, फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली दो प्रकार के कोर्स चलते हैं यहाँ पर, एक प्लस कोर्स और एक आइकनिक कोर्स। ठीक है, तो प्लस कोर्स में आपको मिलता है लाइव क्लास, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और बहुत प्रैक्टिस करवाई जाएगी इसमें, साथ ही साथ स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा पूरा। ठीक, तो ये चार फैसिलिटीज़ जो है आपको प्लस कोर्स में मिलेंगी। और इसके साथ साथ यदि आप पर्सनल कोच चाहते हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन पर स्वयं नज़र रखें, ठीक, आपको डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाएं, ठीक, आपको पूरा स्टडी प्लान करके दें आपका प्लानर, ठीक, साथ ही साथ पर्सनलाइज फीडबैक दें, ठीक, तो उसके लिए आप आइकनिक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइकनिक कोर्स में ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी और प्लस कोर्स में ये केवल ऊपर की चार फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ठीक, तो दोनों ही कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो प्लस कोर्स हो चाहे आइकनिक कोर्स हो, क्लियर है। दोनों के लिए आपको करना ये होगा कि भाई अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक, और वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर आप 10% डिस्काउंट के लिए अनुराग 27 का कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मेट्स में है, 1 मंथ से लेकर 36 मंथ तक। ठीक, तो जो न्यू स्टूडेंट हैं, है ना, उनको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म कोर्स मैं आप सजेस्ट करूँगा, जैसे 12 मंथ, 24 मंथ या 36 मंथ। ठीक, और जो ऑलरेडी स्टूडेंट पढ़े हुए हैं, ठीक है, जिनको केवल एक आध सब्जेक्ट में डाउट है, तो वो लगभग 1 मंथ 3 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्लियर है। तो भाई डिस्काउंट आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा, अनुराग 27 कोड पर। ठीक,
आप ये अगर प्लस कोर्स लेते हैं तब भी, है ना, और अगर आप आइकनिक कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तब भी आप 10% डिस्काउंट के लिए अनुराग 27 का कोड यूज़ कर सकते हैं। फर्दर अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन भी हैं, ठीक, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट के बिना यूपीएससी को क्वालिफाई करना लगभग असंभव है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे फॉर्मेट्स में ऑप्शनल कोर्स अवेलेबल है। ठीक, यहाँ पर भी आप 10% डिस्काउंट के लिए अनुराग 27 का कोड यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है, और ये सारे कोर्सेज आपको नो कॉस्ट ईएमआई में भी अवेलेबल हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप जो फीस आपकी है उसको ईएमआई में भी पे कर सकते हैं। फर्दर अपन आगे देखते हैं। भाई अभी अनअकैडमी आपके लिए लेके आए हैं अनअकैडमी कॉम्बैट, है ना। ये एक कॉन्टेस्ट है, टेस्ट कॉन्टेस्ट, जो कि फोकस करता है यूपीएससी को। तो ये इंडियाज लार्जेस्ट फोर्थ नाइटली कंटेस्ट है। फोर्थ नाइटली मतलब एक संडे छोड़ के नेक्स्ट संडे को, हर सेकंड संडे को हुआ करता है ये। ठीक, और इसमें बेस्ट क्वेश्चंस डिजाइंड बाय बेस्ट अनअकैडमी एजुकेटर्स, ध्यान रखिएगा। तो बेस्ट क्वेश्चन डिजाइंड है सॉरी, बेस्ट क्वेश्चन डिजाइंड है बाय बेस्ट अनअकैडमी एजुकेटर्स। ठीक है, और ये 17 जैन को होने वाला है नेक्स्ट, है ना, 2021 at 11 AM। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखी है ना। और इसको प्लीज एनरोल कीजिए और यूज कीजिए अनुराग 27 कोड। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं पहले, अनअकैडमी कॉम्बैट है क्या। ये एक्चुअली एक टेस्ट नहीं है, ये बहुत सारे टेस्ट की क्या है, सीरीज है एक तरीके से। ठीक, तो इसमें लगभग 45 मिनट्स आपको मिलेंगे एक टेस्ट के लिए, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन जो है सॉल्व करना पड़ेंगे, और ऐसे 13 कॉम्बैट्स हैं। ठीक, तो ये जो कॉम्बैट है जो अभी 17 को होने वाला है जनवरी को, ये फोर्थ कॉम्बैट है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। इसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं। ठीक, तो इन सेक्शंस जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ठीक है, तो अलग अलग सेक्शंस होते हैं। उन सेक्शंस में आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 60 क्वेश्चन अलग अलग सेक्शन से आएंगे। रिलेटिव स्कोरिंग रहेगी। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आप, आपकी एक्यूरेसी प्लस आपकी टाइमिंग, है ना, इन दोनों पर आपकी रैंक डिसाइड होगी। क्लियर है, तो आप जितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना बेटर परफॉर्म करेंगे, जितना एक्यूरेसी रहेगी, जितना सही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना बेटर परफॉर्म करेंगे। ठीक, तो देखिए हर बार हर कॉम्बैट के साथ आपकी रैंकिंग बढ़ती जाएगी अगर आप एक्यूरेसी और टाइमिंग पर ध्यान दे रहे हैं तो। ध्यान रखिएगा, फोर्थ कॉम्बैट है, ऐसे आप सभी कॉम्बैट्स ज्वाइन करें। ठीक, और जो भी आपकी रैंक रहेगी हर कॉम्बैट के बाद, उसके हिसाब से बहुत सारे प्राइजेस भी अनाउंस किए गए हैं। ठीक, जैसे कि अगर आप फर्स्ट से लेकर थर्ड रैंक तक लेके आते हैं तो आपको 3 मंथ्स का यूपीएससी सीएससी प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ठीक, साथ ही साथ अगर आप रैंक 4 से रैंक 50 तक 150 तक लेके आते हैं तो आपको अमेजन का 1000 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। क्लियर है, गिफ्ट कार्ड। तो ध्यान रखिए, है ना, इसको प्लीज़ ज्वाइन करिए। ठीक, और अनुराग 27 का कोड यूज़ करिए फॉर 10% डिस्काउंट। ठीक, 17 जनवरी को होने वाला है। सिंपली आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और सब इसको एनरोल कीजिए। ठीक, हालांकि लिंक सब्सक्रिप्शन में दे रखी है, तो प्लीज़ आप देखिएगा। फर्दर आगे बढ़ते हैं अपन। तो न्यू बैचेस जो है वो अनाउंस हो चुके हैं 2021, 22 और 23 के लिए। ठीक, और ये 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर है, तो देखिए बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो 6 मंथ का कोर्स भी है जो 2021 के प्रीलिम्स को टारगेट करेगा। 18 जनवरी से स्टार्ट है। ठीक, इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल तीनों फॉर्मेट में बैच अवेलेबल है। ठीक, तो अनुराग 27 का कोड आप यूज़ करिए फॉर 10% डिस्काउंट। क्लियर है, ऐसे ही यूपीएससी का जीएस बैच 1 ईयर कोर्स लॉन्च हो रहा है 2022 के लिए। ये भी 18 जनवरी से स्टार्ट है। ठीक, और इस यहाँ पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अनुराग 27 का कोड यूज़ करते हैं तो। फर्दर ये बैचेस हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल अवेलेबल हैं। ठीक है, अगला जो कोर्स है वो कंप्लीट जीएस बैच है 2023 का। ठीक, तो लगभग 2 साल का बैच है। ये भी हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल अवेलेबल है। 18 जनवरी से स्टार्ट है। यहाँ भी अनुराग 27 का आप कोड यूज़ कर सकते हैं फॉर 10% डिस्काउंट। एनसीईआरटी बैचेस भी हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, ध्यान रखिएगा। तो एनसीईआरटी बेस्ड बैचेस भी हैं, 18 जनवरी से लॉन्च हैं, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में है। 10% डिस्काउंट के लिए अनुराग 27 कोड लगाइएगा। और जब भी आप अनुराग 27 कोड यूज़ करेंगे किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, तो आपको 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ मेरा फुल सपोर्ट मिलेगा। ठीक, फुल सपोर्ट। ठीक, तो जो भी आपकी प्रिपरेशन है मैं उसमें गाइड करूँगा। ठीक, जो भी आपको मुझसे मदद की अपेक्षा होगी वो पूरी मदद करूँगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो सजेशन हो, वट एवर इट इज़। ठीक, फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो भाई बहुत सारे जो हैं जो आप जैसे कि जो कोर्स लेते हैं, यूपीएससी ऑप्शनल हो, यूपीएससी जीएस हो, ठीक है, तो कॉम्बो पैक्स अवेलेबल हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल आपने प्लस का
ऑप्शनल कोर्स ले लिया है और आइकॉनिक जीएस का कोर्स ले लिया है, तो इसके कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, ठीक, और इन पर बहुत सारा डिस्काउंट भी है अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है। और 10% फर्दर डिस्काउंट के लिए आप अनुराग 27 कोड यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर दोनों जीएस का और ऑप्शनल का दोनों ही आप प्लस कोर्स ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपके पास बहुत सारा डिस्काउंट अवेलेबल है, अलग अलग फॉर्मेट्स में कोर्स अवेलेबल है, ठीक। 10% डिस्काउंट के लिए अनुराग 27 कोड याद रखिएगा। आइकनिक सब्सक्रिप्शन जो है उसकी प्राइस हाइक का अनाउंसमेंट हो चुका है, 25 जनवरी से प्राइस हाइक हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो उसके पहले अभी जो प्राइजेस चल रही हैं वो लोअर प्राइजेस हैं, उस पर सब्सक्राइब करें और लोअर प्राइस का फ़ायदा उठाएं, ठीक। 25 जनवरी के बाद आइकनिक सब्सक्रिप्शन की प्राइस हाइक हो जाएगी, ठीक है। फर्दर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम जो पढ़ रहे थे भाई, ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी फॉर सिविल सर्विस हम लोग पढ़ रहे थे, फिजिकल ज्योग्राफी हमने देखा था, ठीक। जियोमॉर्फोलॉजी हम कर रहे हैं, और जो आज का टॉपिक है वो एक्चुअली लेक्चर 19 है, ठीक। इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये वाला पार्ट जो है वो लगभग थर्ड पार्ट है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये, है ना। लगभग बहुत सारे माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स हम लोग पढ़ेंगे रिलीफ फीचर्स में, काफ़ी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, तो प्लीज़ लास्ट के लेक्चर रेफर करिएगा, ठीक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, ठीक है। एक मान के चलिए कि ये मैपिंग का बेस मैं आपका बना रहा हूँ, ठीक है। आने वाले समय में अपन जो है फर्दर जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मैपिंग अपन और भी करेंगे चीज़ों की, ठीक। जब अपन वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये एक तरीके से बेस है। तो फर्दर अपन आगे देखते हैं रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था। फर्दर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर, ठीक है। और कुछ अपन ने फैक्ट्स भी देखे थे भाई कॉन्टिनेंट्स के विषय में, ठीक। सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स मेजरली कौन से होते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। तो इसमें माउंटेन्स पढ़ रहे थे, कुछ फैक्ट्स पढ़े थे हम लोगों ने, लास्ट लेक्चर रेफर करिए प्लीज, है ना। तो फॉर्म्स ऑफ माउंटेन, कि भाई अपन माउंटेन को कितने नामों से जानते हैं, है ना। ग्रुप्स क्या होते हैं, माउंटेन चेन क्या होती है, माउंटेन रेंज क्या होती है, माउंटेन रिज क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लैरिफाई करी थी। फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स भी अपन ने देखा था, माउंटेन्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट टाइप्स, ऑन डिफरेंट बेसिस। तो बेसिकली बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं, पर हमने दो क्लासिफिकेशन देखे थे, दो ऑन टू बेसिस। एक पहला है मोड ऑफ ओरिजिन के बेस पर, और दूसरा है पीरियड ऑफ ओरिजिन के बेस पर, ठीक है। प्लीज लास्ट लेक्चर रेफर करिए, मैं ये बता चुका हूँ आपको, ठीक। फर्दर अपन देखते हैं आगे। फिर अपन ने मेजर माउंटेन पीक्स ऑफ द वर्ल्ड देखे थे, कि भाई ये कौन कौन से मेजर माउंटेन पीक्स हैं। तो इसमें से माउंट एवरेस्ट मैंने लिया सबसे पहले, कि सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक, ध्यान रखिएगा। और फिर बहुत सारे माउंटेन्स मैंने आपको बताए थे यहाँ पर, ठीक है। मतलब हिमालयाज और हिंदू कुश रीजन के मैंने ज़्यादा माउंटेन्स यहाँ पर नहीं लिए हैं, क्योंकि वो सारे माउंटेन्स मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी में सेपरेटली कवर करूंगा, है ना। इसलिए क्योंकि अगर वो माउंटेन्स में यहाँ वो भी यहाँ पर ले लेता, ठीक, तो यहाँ पर फिर बहुत डिटेल हो जाता। तो यहाँ पर मैं क्या है, पूरा जो फोकस रख रहा हूँ वो एक तरीके से पूरे वर्ल्ड मैप पे रख रहा हूँ, और वर्ल्ड लेवल पे जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, और बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी में बताऊंगा, क्लियर है। तो फर्दर अपन आगे देखते हैं कि भाई बहुत सारे मेजर माउंटेन रेंजेस थे जो अपन ने देखे थे, ठीक। तो वो सारे मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक, लास्ट लेक्चर तक। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लगभग लगभग स्कैंडिनेवियन रेंज तक करवा दिया था, ठीक। स्कैंडिनेवियन, जैग्रोज माउंटेन्स, एल्ब्रुज माउंटेन्स, एल्बुर्ज, देखिए एल्बुर्ज माउंटेन अलग है ना, और ध्यान रखिएगा। और जो ये एल्ब्रूस जो माउंट है, माउंट एल्ब्रूस, ये अलग है। तो ये कॉकेशियस माउंटेन का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एल्ब्रूस, ठीक, ध्यान रखिए। और ये एल्बुर्ज है, ये ईरान में है, ठीक। तो फटाफट अपन देखते हैं, स्कैंडिनेवियन रेंज से अपन चालू करते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न नॉर्वे में, ये मैं आपको करवा चुका था, ठीक। फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ हल्का सा, ठीक। अपन देखते हैं फटाफट, चलिए देखिए, दिस इज योर स्कैंडिनेवियन रेंज, क्या है, स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। इसके वेस्ट में नॉर्वेगियन सी है, ये आइसलैंड है, ठीक है। यूराल माउंटेन्स यहाँ पर हैं, इनके बारे में बता चुका हूँ मैं आपको, ये बाउंड्री बनाते हैं इसके बीच में, रशिया और यूरोप के बीच में, आई मीन एशिया और यूरोप के बीच में, ठीक, क्लियर है। साथ ही साथ एक कोकेशियस माउंटेन है, ठीक, ये भी यूरोप और एशिया के बीच में बाउंड्री बनाते हैं। इसके राइट साइड में कैस्पियन सी है, ठीक, और लेफ्ट साइड में मतलब वेस्टर्न पार्ट में ब्लैक सी है, ठीक। फर्दर बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं अपन, ठीक है। आगे ये पायरेनीज, ध्यान रखिएगा, ये माउंटेन यहाँ पर है, एपेनाइन माउंटेन्स, ठीक, एपेनाइंस इटली में है ये, इनके बारे में आगे पढ़ाऊंगा। एल्प्स, ये माउंटेन्स कहाँ पर हैं, स्विट्जरलैंड में है। कारपेथियन माउंटेन्स यहाँ पर हैं, ये नॉर्थ यूरोपियन प्लेन, ये ईस्ट यूरोपियन प्लेन, कोला पेनिनसुला, ठीक।
ध्यान रखिएगा, चीज़ें याद रखिए, अभी कहाँ पर चीज़ें कहाँ पर हैं, बस इतना सा अपने को याद रखना है। ठीक है, आइबेरियन पेनिनसुला है। ठीक, इसके बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे फर्दर। स्कैंडिनेवियन रेंज कहाँ पर है भैया? वेस्टर्न नॉर्वे में, तो ये नॉर्वे वाला पार्ट है पूरा स्कैंडिनेवियन रेंज। ठीक, फर्दर अपन बात करते हैं अब ड्रैकेंसबर्ग, है ना, तो ये साउथ अफ्रीका में है ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स। देखिए इस प्रकार से, दीज आर कॉल्ड ड्रैकेनबर्ग माउंटेन्स। ठीक, ठीक है, यहाँ पर छोटा सा एरिया है स्वाजीलैंड, ये वाला एरिया स्वाजीलैंड कहलाता है, ये वाला एरिया लेसोथो कहलाता है, लेसोथो। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ड्रैकेंसबर्ग रेंज कहाँ पर है? ये है साउथ अफ्रीका में, और वो भी अपन अगर बात करते हैं तो ईस्टर्न पार्ट में, साउथ अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में। क्लियर है? फर्दर आगे देखते हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट नहीं है हाईएस्ट पॉइंट याद करने का, वो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक, इच्छा को मत मारिए, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, फर्दर अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो रेंज आती है वो आती है कोकेशियस रेंज, जो कहाँ पर है? रशिया वाला रीजन में है, और ये जो सेपरेट करती है रशिया को जॉर्जिया से। ठीक, ध्यान रखिए जॉर्जिया। ठीक है, ये अजरबैजान, ध्यान रखिए, अभी लेटेस्ट में न्यूज़ में चल रहा था अजरबैजान। ठीक है, आर्मेनिया और अजरबैजान में लड़ाई थी। ठीक, युद्ध भी हुआ छोटा सा एक, ध्यान रखिए, ज़्यादा लंबा नहीं चला, पर युद्ध तो छोटा हो चाहे बड़ा हो वो बेकार ही होता है, जाहिर सी बात है। तो ये जो पूरा है, इसको बोलते हैं ग्रेटर कोकेशस। ठीक, और इसको बोलते हैं लेसर कोकेशस। क्लियर है? ठीक, तो अभी ये लेटेस्ट में करंट में ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच क्यों लड़ाई हुई, अर्मेनिया अजरबैजान के बीच। ठीक है, क्या उसका इतिहास था, हिस्ट्री क्या थी, थोड़ा सा पढ़िएगा इसको। तो ग्रेटर कोकेशियस रेंज और लेसर कोकेशियस, तो ये रशिया वाला पार्ट जो है ये अगेन यूरोपियन पार्ट है, और नीचे वाला पार्ट है ये एशियन पार्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट माउंटेन है वो कौन सा है? माउंट एल्ब्रूस वेस्टर्न पीक। ये एल्ब्रूस माउंटेन है, वेस्टर्न पीक, ध्यान रखिएगा, ये हाईएस्ट पॉइंट है कहाँ पर? कोकेशियस माउंटेन पर। ठीक, तो ठीक है, थोड़ा सा आज मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूँ इसको, इसलिए मोनोटोनस जा रहा हूँ, है ना। तो मोनोटोनस से मतलब कि भाई सीधे अपन फोकस कर रहे हैं, कुछ और बात नहीं कर रहे हैं, है ना। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं भाई, मजाकिया तौर पे पढ़ाते हैं, है ना, हंसते खिलखिलाते। तो मुझे आज थोड़ा सा लंबा टॉपिक खत्म करना है। ठीक, समय की कमी है, इसलिए मैं आज कंटिन्यूसली मोनोटोनस तरीके से जा रहा हूँ। तो आप भी साथ में मैप लेके बैठें, सीरियस होकर बैठें और पढ़ाई करें। ठीक है, फर्दर अपन आगे देखते हैं कि भाई अब आते हैं अपन अलास्का रेंज, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई अलास्का रेंज भी। ठीक, तो ये कहाँ मिलेगी अपने को? अलास्का यूएसए, तो अलास्का यूएसए का पार्ट है। ठीक है, जो रशिया से खरीदा गया था, है ना, किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा। ठीक, रशिया ने एक समय में ये वाला पार्ट बेच दिया था, लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं, जिसको बोलते हैं अपन नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर है? तो फटाफट देखिए, तो यहाँ पर अलास्का रेंज, तो ये जो अपने को रेंज दिख रही है दिस इज कॉल्ड अलास्का रेंज। ठीक, और इसके नॉर्थ में है ब्रुक्स रेंज। क्या है? ब्रुक्स रेंज। दोनों रेंजेस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है माउंट डेनाली। तो डेनाली माउंट को अपन माउंट मैककिनली भी कहते हैं, ध्यान रखिए, माउंट मैककिनली, डेनाली, माउंट मैककिनली। और ये पूरे नॉर्थ अमेरिका का, ध्यान रखिएगा, पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा माउंटेन है। क्लियर है? माउंट डेनाली। क्लियर है? फर्दर अपन आगे देखते हैं, ये अपना कौन सा हो गया है? अलास्का रेंज, ये ब्रुक्स रेंज, दोनों अलग अलग है ना। कुछ लोग इनको एक ही समझते हैं। ठीक, मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, पर किसी ने मुझको बोला था कि ये एक ही होती है सर, मैंने कहा नहीं भाई, एक नहीं होती है, सेपरेट सेपरेट रेंजेस हैं। ठीक है, और यही एक्सटेंशन है। तो ये अलास्का का पेनिनसुला है, और आगे यहाँ पर एल्यूशियन आइलैंड्स चालू होते हैं। कहाँ आते हैं, क्या होते हैं? एल्यूशियन आइलैंड्स। ये बेरिंग सी है, यहाँ पर चुकची सी आएगा ऊपर की तरफ। ठीक, और इन दोनों को जोड़ने वाला स्ट्रेट जो है वो बेरिंग स्ट्रेट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एशिया है और ये नॉर्थ अमेरिका है। क्लियर है? तो एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में बहुत छोटा सा ही गैप है। नॉर्मली जो अपन स्टूडेंट्स जो देखते हैं मैप को, वर्ल्ड मैप को, उसमें एशिया से नॉर्थ अमेरिका काफ़ी दूर दिखता है, एटलांटिक क्रॉस करके अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, पर अगर आप वर्ल्ड के अदर साइड देखेंगे, अदर अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि अर्थ गोल है, ठीक, तो यहाँ पर लगभग बहुत कम डिफरेंस है किसके बीच में? नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच। क्लियर है? तो यहाँ से बेरिंग स्ट्रेट जा रहा है, बेरिंग स्ट्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। ठीक है, आप मतलब बहुत बार इसका नाम सुनने वाले हैं। ठीक है, पहले भी सुना होगा आपने जब मैंने आपको इंटरनेशनल डेट लाइन पढ़ाई होगी, है ना, तो क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन बेरिंग स्ट्रेट से होती हुई आगे बढ़ती है। ठीक, फर्दर अपन देखते हैं आगे। नेक्स्ट आता है आपका कास्केड रेंज। क्या आता है? कास्केड रेंज। ठीक है, यूएसए एंड कनाडा, यूएसए एंड कनाडा में फॉल करती है कास्केड रेंज। ये देखिए इस पूरे रेंज में,
ठीक, ध्यान रखिएगा। इसके पास में आती है कोस्ट रेंज। क्या आती है? कोस्ट रेंज। देखो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें कि सर कास्केड रेंज कहाँ है, कोस्ट रेंज कहाँ है, सियरा नेवाडा कहाँ पर है? ये सियरा नेवाडा रेंज है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखो ये जो पूरा पार्ट है ये कोस्टल माउंटेन्स का पार्ट है, ध्यान रखिए। और यहाँ पर ये पूरा जो रीजन है ये रॉकीज का रीजन है। कौन सा है? दिस इज रॉकी रीजन। क्लियर है? रॉकी माउंटेन्स। और ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है ऊपर, ठीक है, कनाडा तक। ठीक, तो रॉकीज माउंटेन्स थोड़े सेपरेट हैं। ठीक है, बीच में प्लेट्यू रीजन्स हैं बहुत सारे। और प्लेट्यू रीजन के पास में फिर से कुछ रेंजेस हैं। सियरा नेवाडा रेंज है ना, कास्केड रेंज है, इस प्रकार से रेंजेस हैं। ठीक, तो यहाँ पर माउंट रेनर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पीक है। इस पर, कास्केड रेंज पर। तो थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा आपको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो माउंट रेनर कहाँ पर पड़ेगा? देखिए ये दिख रहा है आपको, माउंट रेनर। ठीक, क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा कास्केड रेंज किस तरफ फॉल होती है। ठीक, और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं इस पूरे रीजन में, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए फटाफट, है ना। बेसिकली यहाँ पर अपने को एपलेशन माउंटेन्स भी दिखते हैं। क्या दिखते हैं? एपलेशन माउंटेन्स। और ये ईस्टर्न साइड में है, किसके? यूएसए के। ठीक, बाकी पूरी चीज़ें कहाँ पर है? वेस्टर्न साइड में। ठीक है ना, बहुत सारे रेंजेस हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे सैक्रामेंटो माउंटेन्स। क्या है? सैक्रामेंटो माउंटेन्स इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर उसके बाद ये बिटर रूट माउंटेन्स। ठीक, ब्लू माउंटेन्स तो पूछा गया है कि भाई ब्लू माउंटेन्स कहाँ पर है, तो ये यूएसए में है। और ये पूरा रीजन जो है इनमें बहुत सारी ऐसी टोपोग्राफी है जो हमें पढ़ना पड़ेगी आगे की तरफ। ठीक, आगे अपन जब पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे अपन डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स कहाँ पर हैं, ठीक, मेजर मिनरल बेल्ट्स कहाँ पर हैं, उन सभी में इन सारी चीज़ों का यूज़ होने वाला है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। फर्दर आगे बढ़ते हैं अपन इस माउंटेन वाले पार्ट में। ठीक है, तो कौन कौन से रेंजेस कहाँ कहाँ पर हैं ये पूरे आपको पता होना चाहिए। कोस्ट रेंज, सियरा नेवाडा। ठीक, और यहाँ पर डेजर्ट भी है कुछ, ध्यान रखिएगा, है ना। मोहावे डेजर्ट अपन बात करेंगे आगे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, लोकेशन ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारे चीज़ों के आसपास ही लोकेशन है जितनी अपन पढ़ रहे हैं। ठीक, तो फर्दर अपन देखते हैं। अब आते हैं एपेनाइन रेंज। ठीक, एपेनाइन रेंज, ध्यान रखिएगा। एपेनाइन रेंज कहाँ पर है? इटली में। तो ये पूरी जो रेंज है, ठीक है, एपेनाइन रेंज इटली में है। और ये आगे की तरफ घूमकर माउंट सिसली या सिसली वाले एरिया में भी जाता है। और ये वॉल्केनिक दृष्टि से या वॉल्केनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है माउंट सिसली। लिपारी आइलैंड्स यहाँ पर पास में है। और बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो वॉल्केनिक ओरिजिन के हैं अगेन। ठीक, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी में यहाँ पर सबडक्शन जोन स्थापित है, नीचे की तरफ सबडक्शन जोन स्टेब्लिश्ड है। इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है? बहुत सारे माउंटेन्स डेवलप्ड है। ठीक, ये कुछ आइलैंड्स हैं, जैसे ये कोर्सिका आइलैंड्स हैं। ठीक, सार्डिनी आइलैंड है, इनके नाम याद रखिए। ठीक है, इनके बीच में से एक स्ट्रेट निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। ठीक है, तो जो जो मैं समझा रहा हूँ केवल उनके नाम याद रखिए। ठीक, ध्यान रखिए। ये देखिए बेरियरिक आइलैंड। ठीक, तो ये सब थोड़े थोड़े नाम याद रखते जाइए बस, अभी अपन केवल लोकेशन एस्पेक्ट देख रहे हैं। ठीक है, ये एड्रियाटिक सी है। ठीक, और ये एड्रियाटिक कोस्ट है यहाँ पर। ये डिनारिक अल्प्स अपन देखेंगे। डिनारिक अल्प्स, अल्प्स बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। अल्प्स माउंटेन तीन प्रकार के, तीन जगह पर है। एक तो स्वयं अल्प्स माउंटेन है, ठीक, एक है डिनारिक अल्प्स, और एक है सदर्न अल्प्स। ठीक, सदर्न अल्प्स न्यूजीलैंड में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फर्दर आगे बढ़ते हैं अपन, अभी सब पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। ठीक, अब आता है नेक्स्ट पायरेनीज माउंटेन्स। क्या आता है? पायरेनीज। तो पायरेनीज माउंटेन भैया फ्रांस और स्पेन के बीच में है, और ये बॉर्डर बनाते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कई परीक्षाओं परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, कि भाई फ्रांस और स्पेन के बीच कौन से माउंटेन्स हैं जो क्या करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं। तो वो कौन से हैं? पायरेनीज माउंटेन्स। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बेसिकली मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करता है। इसको करता है कनेक्ट, अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी। यानी ये कंट्री है यहाँ पर पोर्टुगल। ठीक, तो इनका अरेंजमेंट भी देखिएगा, ठीक ना, किस प्रकार से कंट्रीज हैं। अब देखो ये थोड़ा सा आप वर्ल्ड मैप पे देखिएगा। क्या है, अपन देखो, अपन जो इसका मैप पढ़ रहे हैं ना वो डिटेल वाला मैप है। इसको आप अगर वर्ल्ड मैप के साथ देखेंगे कि भाई ये पूरा रीजन कहाँ पे फॉलो करता है, कहाँ पे लाई करता है, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने लिए, तो ज़्यादा फ्रूटफुल भी है। क्लियर है? फर्दर देखिए आगे। फर्दर अपन देखते हैं नेक्स्ट माउंटेन। ठीक है, वो है एल्प्स। कौन से एल्प्स है? एल्प्स। एल्प्स तीन प्रकार के हैं भैया, है ना।
तो एक तो एल्प्स है जो स्विट्जरलैंड में आते हैं, कहाँ पे आते हैं, स्विट्जरलैंड। ठीक, स्विट्जरलैंड लगभग जन्नत जो है वो इन्हीं एल्प्स माउंटेन की वजह से है। ठीक है, दूसरे आते हैं डिनारिक अल्प्स, कहाँ पे आते हैं डिनारिक अल्प्स, ये एड्रियाटिक सी की कोस्ट पे आते हैं इस रीजन में। ठीक, एड्रियाटिक सी के रीजन में। और थर्ड टाइप के अल्प्स होते हैं, वो होते हैं, वो न्यूजीलैंड में मिलते हैं। वो कहाँ मिलते हैं, न्यूजीलैंड में, जिसको अपन बोलते हैं सदर्न अल्प्स। ठीक, तो बेसिकली हम जो अल्प्स की बात कर रहे हैं, इन्हीं के नाम पर एल्पाइन माउंटेन्स का नाम रखा गया है, ध्यान रखिएगा। सेंट्रल यूरोप में हमें मिलते हैं, और माउंट ब्लैंक जो है वो इस पर एक इम्पॉर्टेंट पीक है। ठीक है, तो देखिए एल्प्स के ऊपर जो ब्लैक फॉरेस्ट रीजन है, ठीक, ये जर्मनी में है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ये, ध्यान रखिएगा। ठीक, और कारपेथियन माउंटेन्स भी हैं यहाँ पर। ठीक, कारपेथियन माउंटेन्स, ठीक, डिनारिक अल्प्स के नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन। ठीक है, और ये नॉर्थ यूरोपियन प्लेन है। ठीक, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन, इसके पास में इधर ईस्ट यूरोपियन प्लेन भी आएगा। ठीक, ये कारपेथियन माउंटेन्स और ये सदर्न कारपेथियन माउंटेन्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक, नीचे मेडिटेरेनियन सी है, इधर एड्रियाटिक सी है, इधर नॉर्थ सी है, इधर बाल्टिक सी है। ये सारे लोकेशंस एक बार आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। ठीक, फर्दर अपन बात करते हैं एपलेशन माउंटेन्स। तो मैंने आपको बताया कि भाई एपलेशन माउंटेन्स ईस्टर्न साइड में है यूएसए के। ठीक, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे कि क्यों फेमस है, इनकी क्या महत्व है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो जब मैं आपको यूनाइटेड स्टेट्स या नॉर्थ अमेरिका पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा। क्लियर है। और माउंट मिशेल जो है यहाँ पर, वो एक इम्पॉर्टेंट पीक है, सबसे बड़ा पीक वही है। क्लियर है, आगे देखते हैं अपन। तो देखिए ये कुछ एक्स्ट्रा भी लेके आया हूँ मैं। टर्की की बात करता हूँ तो यहाँ पर है एनाटोलिया प्लेट्यू, ध्यान रखिएगा, प्लेट्यू ऑफ एनाटोलिया। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉरस माउंटेन्स हमें कहाँ पर मिलते हैं, टर्की में। टॉरस माउंटेन्स, दीज आर इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स। और कौन से हैं, पॉन्टिक माउंटेन्स। कौन से हैं, पॉन्टिक माउंटेन्स, ये हमें कहाँ मिलते हैं, नॉर्थन पार्ट ऑफ टर्की। ठीक है, इसके अलावा अर्मेनियन हाईलैंड्स, ये अर्मेनिया का पार्ट है। ठीक, अर्मेनियन हाईलैंड्स, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक, जो हमें याद रखना है। ठीक है ना, तो थोड़ा थोड़ा याद करते आइए साथ साथ, है ना, बार बार अपन रिपीट करते रहेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी, अन्यथा फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। फिर आता है एक सियरा माद्रे। तो देखिए ये सियरा माद्रे की पूरी रेंज है यहाँ पर। सियरा माद्रे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सियरा माद्रे जो मैक्सिको की रेंज है उसको अपन क्या बोलते हैं, सियरा माद्रे। लेकिन ये तीन पार्ट में डिवाइड है, मैं आपको बता चुका हूँ। एक है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, एक है सियरा माद्रे ओरिएंटल, और एक है सियरा माद्रे डेल सुर। ठीक, ध्यान रखिए तीनों रेंजेस कहाँ पर हैं, ये तीनों रेंजेस आपकी मैक्सिको में है। ठीक है, जिनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ यहाँ पर। देखिए इस प्रकार से ये ये पूरा जो माद्रे, सियरा माद्रे का रीजन है। ठीक, और सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, ठीक, ये वेस्टर्न पार्ट में पड़ती है। सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये ईस्टर्न पार्ट में पड़ती है। ठीक, और सदर्न पार्ट में क्या हो गया, सियरा माद्रे डेल्सर। ठीक, ध्यान रखिएगा ये पूरा रीजन है। ठीक, युकाटन पेन मैंने आपको बताया, युकाटन पेनिनसुलार। ठीक, तो ये कैनकुन सिटी है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, फेमस सिटी है। चलिए आगे देखते हैं अब। बहुत सारी चीज़ें देखनी है और बहुत सारी चीज़ें देखते भी जा रहे हैं। तो ये माउंटेन्स के बारे में ध्यान रखिएगा, और जितने भी माउंटेन्स मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, मतलब बॉर्डर मैप मिलते हैं मार्केट में, उन मैप्स को लीजिए, उन पर लोकेट करिए चीज़ों को। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको याद हो सके लंबे समय तक। और बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। केवल ये है कि इनको प्रैक्टिस में रखिए। ठीक है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि भाई ये देखो ये एग्जाम वैसा नहीं है कि जैसा कॉलेज में होता है, आखिरी आखिरी टाइम में अपन ने क्या है, रात भर पढ़ाई करी और सिलेक्शन, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अपने को साल भर लगभग लगभग कंटिन्यूस अफेक्ट या कंटिन्यूस अपने को जो है प्रयास करते रहना पड़ेगा। जैसे भाई अपने को मतलब समझ लो कि वेदरिंग अगर आप करोगे, ठीक, तो वेदरिंग, और जो है जो वेदरिंग का इफेक्ट अपने को लेके आना है, धीरे 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 चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से वेदरिंग और डायस्ट्रॉफिक की बात करते हैं, डायस्ट्रॉफिज्म। ठीक, डायस्ट्रॉफिज्म मतलब भाई आप धीरे धीरे फोर्स लगाते रहिए, चेंज अपने आप आपको दिखने लगेगा। क्लियर है। तो अपन ज्योग्राफी की भाषा में ही बात करते हैं, मोटिवेट भी ज्योग्राफी के रूप में ही होते हैं। ठीक, फर्दर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये रेंजेस सारी मैंने आपको पढ़ाई हैं। ठीक, इन रेंजेस को याद रखना है, याद रखना आसान है अगर अपन उसको देख लेते हैं तो। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर सियरा माद्रे रेंज है ना, यहाँ पर कॉमनली एक नाम ले लिया है पर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कोस्टल प्लेन्स है नॉर्थ अमेरिका के, एपलेशन माउंटेन्स हैं, कैनेडियन शील्ड है, ये ग्रेट प्लेन्स हैं नॉर्थ अमेरिका के, सब अपन नॉर्थ अमेरिका में पढ़ेंगे।
और इम्पॉर्टेंट है, ये रॉकी माउंटेन्स हैं, है ना। रॉकी माउंटेन्स के वेस्ट में कास्केड रेंज है। कास्केड रेंज यूएसए और कनाडा दोनों में फॉल करती है। ये पूरी कोस्ट रेंज है। ये सियरा नेवाडा रेंज है, ठीक है ना। तो देखो लोकेशन में इन्होंने रफली लोकेट करा है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको ऊपर बताया है कहाँ कहाँ पे रेंज कौन कौन सी है। तो भैया मेरी तरफ से आपको जो होमवर्क है वो ये है कि लोकेट ऑल ऑफ द माउंटेन रेंजेस वी डिस्कस्ड ऑन द वर्ल्ड मैप। तो वर्ल्ड मैप पे आप लोकेट कीजिए, थोड़ी बहुत लोकेट करके बता दिए मैंने। स्कैंडिनेवियन रेंज हो गई है, यूराल माउंटेन्स हो गया, है ना, कोकेशियस माउंटेन हो गया, टॉरस माउंटेन्स हो गया, जैग्रोस माउंटेन्स हो गया, एटलस माउंटेन्स हो गया, ड्रैकेंसबर्ग हो गया, एंडीज हो गया, रॉकीज हो गया, सियरा नेवाडा हो गया है, इसी के पास में कास्केड रेंज भी है और कोस्ट रेंज भी है, ठीक है। सियरा माद्रे, सियरा माद्रे में ईस्टर्न वेस्टर्न वाली, ईस्टर्न वाली और डेल्सोर तीनों देखिएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में अपन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखते हैं, मैकडोनल्ड्स रेंज देखते हैं। इंडिया में वेस्टर्न घाट्स घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, हिमालयाज, है ना, काराकोरम यहाँ पे आएगा, क्लियर है ना, तियानशेन, कुल्लूल यहाँ पर आएगी, ठीक है। बीच में तिब्बत का पठार, तिब्बत का प्लेट्यू आएगा, ठीक। तो ये सारे अल्ताई माउंटेन्स और भी मैंने जो पढ़ाए हैं सारे, प्लीज़ कृपया आप इस पर लोकेट करेंगे वर्ल्ड मैप पर, क्योंकि देखिए वर्ल्ड मैप पर लोकेट करेंगे तो आपको एक एक तरीके से बहुत बड़े लेवल पर एक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी कि भाई वर्ल्ड लेवल से कैसे दिखते हैं ये माउंटेन्स। क्योंकि अपन ने जो मैप्स देखे हैं ना वो लगभग लगभग छोटे छोटे मैप्स देखे, ज़्यादा बड़े नहीं देखे, वर्ल्ड लेवल पर नहीं नहीं मतलब अपन ने बताया है, ठीक। तो इसलिए कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ऐसे मैंने टर्की का केवल अकेला मैप लिया है, टर्की कहाँ फॉल करता है ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना, सीरिया, इराक, जॉर्जिया, ठीक, इस प्रकार से। तो थोड़ा इनको वर्ल्ड मैप पे भी देखिएगा इनको, ठीक है, और मैं आगे आपको करवाता रहूँगा, ठीक है। तो ये सारे माउंटेन्स कहाँ पर हैं, अलग अलग रीजन्स में। देखो एनाटोलिया, तो ये टर्की वाला रीजन है, ठीक, दिस टर्की रीजन। चलिए आगे देखते हैं अब। मेरे ख्याल से बहुत हो गए माउंटेन्स, लगभग हमने 30 से 35 के करीब माउंटेन्स करे हैं, है ना। उनका लोकेशन एस्पेक्ट अभी देखा है, आगे अपन और भी चीज़ें देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक। तो अभी जो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आप पढ़ते जाइए, है ना, आगे इन सबको अपन और डिटेल में भी कवर करेंगे। और अगर आप देखते हैं कुछ फैक्ट्स हैं, ये पूछे गए फैक्ट्स हैं, है ना, सारे फैक्ट नहीं लिए मैंने यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ ना, जब आपको मैं वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो कॉन्टिनेंट वाइज सारी चीज़ें बताऊंगा, तो कॉन्टिनेंट वाइज सारे फैक्ट भी लिखवाऊंगा, कॉन्टिनेंट वाइज सारे डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखवाऊंगा, कॉन्टिनेंट वाइज सारी चीज़ें करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी जो बता रहा हूँ प्लीज़ उसको उतना करते जाइए। तो सदर्न अल्प्स कहाँ पर होते हैं भैया, न्यूजीलैंड में है, ठीक। व्हाइट माउंटेन इज लोकेटेड इन कैलिफोर्निया यूएसए। ब्लू माउंटेन, व्हाइट माउंटेन सब कहाँ पर है, यूएसए में। माउंट किलिमंजारो, तंजानिया, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका। तो ये माउंटेन क्लोजेस्ट मतलब इक्वेटर के पास सबसे ऊंची जगह है, ठीक, माउंट किलिमंजारो, हाईएस्ट माउंटेन नियर इक्वेटर, ठीक। फिर आते हैं यूराल एंड कॉकेशस माउंटेन, मेक्स बॉर्डर बिटवीन यूरोप एंड एशिया, दोनों बता चुका हूँ आपको। पायरनीज माउंटेन्स फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, बता चुका हूँ। मोना की स्टैंड 4207 माइल्स अबव सी, सॉरी 7 मीटर्स अबव सी लेवल, ठीक है, एंड इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्टेट ऑफ हवाई। देखो आप ध्यान रखना, इस जो माउंटेन है ना, मोना की, ये हवाईयन माउंटेन है, ठीक है। और ये सरफेस पर मतलब लगभग लगभग पानी से बाहर निकला हुआ कितना है, 4207 मीटर्स अबव सी लेवल। लेकिन अगर इसको, ये पानी से बाहर निकला हुआ कितना, 4207 मीटर। अगर इसको पूरी डेप्थ से अपन अगर नाप लेंगे तो ये लगभग 10,000 मीटर का है ना, सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन द एलिवेशन ऑफ माउंट एवरेस्ट, ध्यान रखिएगा। तो मोना की, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन है, सरफेस से ही लगभग 4,000 मीटर ऊपर है ये, ठीक है। और अगर पूरा बॉटम से इसको गिन लेंगे तो 10,000 मीटर है, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है, क्लियर। तो फटाफट देखिए। तो फॉसिल्स ऑफ ओशियन बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन फोल्डेड माउंटेन्स, क्योंकि फोल्डेड माउंटेन्स क्या किस प्रकार से बनते हैं, फोल्डेड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड थ्रू जियोसिंक्लाइंस। और ये जियोसिंक्लाइंस क्या होती हैं, समुद्र के बेस पर होती हैं, ठीक है। तो अपन थोड़ी देर में देखने वाले हैं जियोसिंक्लाइंस क्या होती हैं, ठीक। तो फटाफट पहले अपन खत्म करते हैं इसको। तो पामीर इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, क्या बोलते हैं इसको, पामीर नॉट जो है उसको क्या बोलते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। कहीं कहीं पर लिखा देखते हैं अपन कि भाई जो तिब्बत का प्लेट्यू है उसको भी रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूफ ऑफ वर्ल्ड, ठीक, ध्यान रखिएगा। वैसे पामीर को बोलते हैं, पामीर नॉट या पामीर प्लेट्यू जो है, पामीर रीजन है जहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में बहुत सारी रेंजेस क्या हो रही हैं, एक्सटेंड कर रही हैं, उसको अपन बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। फिर आते हैं कुनलून माउंटेन्स जो होते हैं, आर कॉल्ड द बैकबोन ऑफ एशिया, ठीक। मोस्ट एक्सटेंसिव ब्लॉक माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, सियरा नेवाडा। अपन ने देखा सियरा नेवाडा कहाँ पर है भैया, सियरा नेवाडा ये देखिए,
ये है सियरा नेवाडा और ये यूएसए में है। क्लियर, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है, यूएसए में। फर्दर अपन आगे देखते हैं, ये सारे माउंटेन्स प्लीज मार्क करिए, है ना। और जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं जो मैंने उनके हाईएस्ट पॉइंट भी करवाए हैं, वो हाईएस्ट पॉइंट भी याद करिए। सभी के हाईएस्ट पॉइंट याद करने की आवश्यकता नहीं है, और जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बताए हैं आपको, वो प्लीज़ याद करिएगा। फर्दर अपन देखते हैं आगे। ठीक, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन क्या है भैया, तो स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्स होते हैं, जाहिर सी बात है माउंटेनियस रीजन। ठीक, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिलती हैं एज ए नेचुरल रिसोर्सेज, और जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत एकदम रूट होते हैं, नोडल होते हैं। ठीक, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट केवल किससे होती है भैया, जो अपना पोटेंशियल एनर्जी होती है वाटर में, उसी को अपन यूटिलाइज करते हैं। क्लियर है, ध्यान रखिए। तो एबंडेंट सोर्स ऑफ वाटर, तो जाहिर सी बात है ग्लेशियर के फॉर्म में, आइस के फॉर्म में बहुत सारा फ्रेश वाटर इसमें क्या है, माउंटेन्स पर स्टोर्ड है। ठीक, तो वो बहुत बढ़िया सोर्स हैं किसके, फ्रेश वाटर के ऑन अर्थ। ठीक है, फर्दर फर्टाइल प्लेन्स, क्योंकि जो माउंटेन से सेडिमेंटेशन होता है, माउंटेन्स के डिन्यूडेशन से या माउंटेन्स के इरोजन से, वही सेडिमेंटेशन लोअर ग्राउंड्स पर क्या बनाता है, प्लेन्स बनाता है। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी एग्जांपल इसका क्या है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ठीक है, फर्दर नेचुरल पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, तो नेचुरली दो देशों के बीच में या दो एरियाज के बीच में पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के रूप में भी हम माउंटेन्स को लेते हैं। ठीक है, क्लाइमेट पर भी जबरदस्त इफेक्ट होता है माउंटेन्स का, अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक, इस प्रकार रेनफॉल को इफेक्ट करते हैं माउंटेन, है ना, विंडवर्ड साइड, लीवर्ड साइड, सब अपन देखने वाले हैं थोड़ी देर में। ठीक, फिर आता है टूरिस्ट सेंटर, तो बहुत सारे टूरिस्ट सेंटर्स जो हैं वो माउंटेनियस ट्रैक में होते हैं, हिल स्टेशन। ठीक है, और बहुत ही हीलिंग जोन होता है, बहुत ही अच्छा रिहैबिलिटेशन जोन होता है। ठीक, तो अगर आपको कोई सदमा लग गया है अच्छा सा, तो बढ़िया माउंटेन्स में जाएं, वहाँ पर छुट्टियाँ बिताएं, तो आप क्या होंगे, रिहैबिलिटेट होंगे। क्लियर है, फर्दर अपन आगे देखते हैं। अब देखिए, अब भाई हमने माउंटेन्स देख लिए है ना, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी भी देखी पहले। तो वेरियस थ्योरीज जो माउंटेन बिल्डिंग या माउंटेन को, माउंटेन ओरोजनी को एक्सप्लेन करती हैं, वो वेरियस थ्योरीज बहुत सारी हैं, सारी नहीं पढ़ना है हमको। ठीक है, जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो हमने पढ़ ली, और सबसे लेटेस्ट और वेल एक्लेम्ड थ्योरी यही है ना। इसके पहले भी कई थ्योरीज आई हैं, जैसे जियोसिग्नल ओरोजन ओरोजन थ्योरी ऑफ कोबर। तो कोबर भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी इनकी ये है, क्योंकि हम क्यों पढ़ते हैं इनको, कोबर की थ्योरी को, क्योंकि हिमालय, ठीक है ना, हिमालयाज की जो उत्पत्ति है, हिमालयाज का जो ओरिजिन है, ये हिमालयाज के ओरिजिन को बेहतरीन तरीके से समझाती है थ्योरी, कौन सी, जियोसिंक्लाइनल थ्योरी। ठीक, बाकी पूरे वर्ल्ड के माउंटेन्स के ओरिजिन को, है ना, टेक्टोनिक थ्योरी अच्छे से समझाती है, हिमालयाज को भी समझाती है, ऐसा नहीं है ना। पर फिर भी जो कोबर थ्योरी है वो फेमस इंडिया में क्यों है, इट इज बिकॉज जो हिमालयाज हैं उनके उनको एक्सप्लेन करता है, कौन सी, जियोसिंक्लाइनल थ्योरी। इसलिए इंडियंस को पढ़ना आवश्यक है। ठीक, फर्दर तो देखिए, तो हम केवल प्लेट टेक्टोनिक पढ़ चुके हैं, बाकी सब थ्योरीज जो हैं इनके आप केवल नाम याद रखिए। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी है वो जेफरीज ने दी थी, है ना। स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी है वो डेले ने दी थी। थर्मल कन्वेक्शन करंट थ्योरी है वो होम्स ने दी थी। ठीक, और रेडियो एक्टिव थ्योरी जो है वो जॉली ने दी थी। चाहे तो याद रखें, चाहे तो ना रखें, नो इश्यूज, है ना। लेकिन मतलब ये एग्जाम में तो शायद नहीं पूछेगा, लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, ये नाम आपको आ जाते हैं। ठीक है, जेफरी, डेली, होम्स, जॉली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और कोबर जरूर याद करिएगा, क्योंकि इन्हीं की जियोसिंक्रानल थ्योरी है, वो हम पढ़ने वाले हैं अब। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है हिमालयन ओरोजनी को। ठीक, तो जियोसिंक्लाइंस, सबसे पहले देखो जियोसिंक्लाइंस क्या होती है। तो जियोसिंक्लाइंस सिंपली क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये एक लैंड मास है, ठीक, बहुत बड़ा, और ये एक लैंड मास है। ठीक, तो दो बड़े बड़े लैंड मासेस के बीच वाला जो एरिया होता है, सी का एरिया, सागर का एरिया, समुद्र का एरिया। ठीक, तो बहुत बड़े लैंड मासेस का बीच का ओशियनिक पार्ट जो होता है, और इस ओशियनिक पार्ट की विशेषता क्या होती है, ये है नैरो। क्या है, नैरो है मतलब सकरा है। शैलो है, शैलो मतलब उथला है, गहरा नहीं है। और एनलोंगेटेड है। ठीक, बहुत नैरो है, शैलो है, और एनलोंगेटेड है। तो इसकी क्या है भाई, जियोसिंक्लाइन। तो जियोसिंक्लाइन दो बड़े बड़े लैंड मासेस के बीच में वेरी नैरो, शैलो एंड एनलोंगेटेड वाटर बॉडी है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो geosynclines are shallow, narrow, and elongated water bodies present between two large land masses. ठीक, ध्यान रखिएगा। And characterized by gradual sedimentation of sediments brought by various agents from the two land masses. तो इन दो लैंड मासेस से जहां जहां से नदियां भी बह रही हैं, ठीक, ये नदियां, विंड्स, वेव्स हो गई यहाँ पर, ये क्या कर रही हैं इन लैंड मास से,
जो सेडिमेंट्स हैं वो लाकर इस जियोसिंक्लाइन में जमा दी जा रही हैं। ये जियोसिंक्लाइन का ऊपर का व्यू है, ठीक, अपर व्यू है। ये देखिए साइड, ये यहाँ पर लैंड मास है, इस तरफ यहाँ पर भी बहुत बड़ा लैंड मास है, ठीक, ध्यान रखिएगा। और इस लैंड मास से सेडिमेंटेशन आकर इस जियोसिंक्लाइन में डिपॉजिट होता जाता है। क्लियर है? ठीक, तो जियोसिंक्लाइन क्या होती है? ह्यूज डिप्रेशंस नेचुरली फॉर्म्ड होती है, और यहाँ पर रिवर्स और अलग अलग एजेंट्स ऑफ डिनोटेशन क्या करते हैं? सेडिमेंट्स को लाके जमा करते हैं। ठीक, अब देखिए, अब आगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने हमको ये समझाया है कि जब ये दो प्लेट्स आपस में आगे बढ़ती हैं तो बीच वाला जो सेडिमेंटेशन हुआ है ओशियन बॉटम पर, ये सेडिमेंटेशन क्रश होता है। क्रश मतलब बिल्कुल क्रश होता है, मतलब ये, और ये फोल्ड हो जाता है किस रूप में? माउंटेन्स के रूप में। ठीक, ये सेडिमेंटेशन क्रश होता है और माउंटेन्स के रूप में फोल्ड हो जाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फोल्डेड माउंटेन्स। ठीक, फोल्डेड माउंटेन्स का और भी तरीका है, जो सरफेस का सेडिमेंटेशन है वो क्रश होकर क्या होगा? फोल्ड हो जाएगा। तो एकदम नींबू की तरह बीच में जैसे अपन दबाते हैं नींबू को, इस प्रकार से क्या होता है? पूरा सेडिमेंटेशन से फोल्डेड माउंटेन्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक, तो इसी को बेसिकली क्या बोलते हैं अपन? फोल्डेड माउंटेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये फोल्डेड माउंटेन्स, जैसे हिमालयाज की बात करते हैं तो हिमालयाज बहुत ऊंचे पर्वत हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, जो कि जियोसिंक्लाइन से बने हैं। ठीक, और जियोसिंक्लाइन कौन सी जियोसिंक्लाइन? टेथिस, नाम सुना आपने? याद आया? टेथिस, टेथिस सी। जब इंडिया की प्लेट, ध्यान रखिएगा, जब इंडिया की प्लेट है ना मेडागास्कर के पास से लगभग लगभग नॉर्थ की ओर बढ़ रही थी, तो जो उस समय जो बहुत बड़ा ओशियन था, है ना, जो रेमिनेंट था, पेंथलासा इसको बोलते थे, है ना, उसका एक छोटा सा पार्ट जिसको अपन क्या बोला? टेथिस बोला। ये टेथिस सी बचा था दो बड़े बड़े लैंडमास के बीच में। ठीक, ये अपन यहाँ से एशियाटिक लैंडमास था, मान लीजिए यहाँ पर इंडिया की प्लेट इस समय, तो एशिया और इंडिया के बीच में क्या था? तैतीस जियोसिंक्लाइन था यहाँ पर। ठीक, तो ये तैतीस जियोसिंक्लाइन क्या हुआ? इसके इसके अंदर जो सेडिमेंटेशन था वो क्रश होकर क्या बन गया? माउंटेन्स बन गए। देखिए, ये एक और इलस्ट्रेशन है। यहाँ पर ये प्लेट्स हैं, सेडिमेंट्स हैं। ठीक, यहाँ पर सेडिमेंटेशन हो रहा है रिवर्स के द्वारा, विंड के द्वारा, वेव्स के द्वारा, और ये सेडिमेंटेशन धीरे धीरे समय के साथ क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। ठीक, एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों प्लेट्स जब मूव करेंगी, है ना, ये दोनों पार्ट जब मूव करेंगे एक दूसरे की तरफ, तो क्या होगा? ये सेडिमेंटेशन क्रश होकर, ठीक, क्या बन जाएंगे? फोल्डेड माउंटेन्स। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ये पूरी जियो श्रृंखला थ्योरी है। और ये इसके इसके सपोर्ट में एविडेंसेस क्या हैं? देखो, कोबर ने थोड़े से अलग प्रकार से थ्योरी दी थी। कोबर ने जो बोला था ना, वो थोड़ा सा ये बोला था कि ये जो सेडिमेंटेशन का वजन होता है, इस वजन से क्या होता है? यहाँ पर क्रैक आता है ना, और उसकी वजह से क्या होता है? दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पास मूव करती हैं। सेडिमेंटेशन की वजह से ये नीचे की ओर जाती हैं, दोनों प्लेट्स मूव करती हैं और सेडिमेंट्स क्रश हो जाता है। तो थोड़े से गलत थे कोबर भाई साहब, बाद में प्लेट टेक्टोनिक ने सुधार दिया उसको। प्लेट टेक्टोनिक ने कहा कि भैया दो प्लेट जब टकराती हैं, ठीक, और एक प्लेट सबडक्ट होती है नीचे की ओर, जो हैवियर रहेगी वो सबडक्ट हो जाएगी, लाइटर रहेगी वो ऊपर रहेगी, और जो बीच का सेडिमेंटेशन है वो क्रश हो जाएगा अच्छे से। ठीक, तो प्लेट चली गई मेंटल में, और जो सेडिमेंटेशन है सी फ्लोर पे वो क्रश होकर क्या बन गया? माउंटेन बन गया। ठीक है, क्लियर है? तो मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते देखिए इस प्रकार से। तो बेसिकली ये लैंड है इधर, ये लैंड मास है, ये भी लैंड मास है। ठीक, ये सी लेवल है। सबसे पहले सेडिमेंटेशन यहाँ तक था, ठीक, उसके बाद यहाँ तक आया, उसके बाद यहाँ तक आया, और अब इसकी वजह से, इस हैवियर सेडिमेंटेशन मास की वजह से सब्सिडेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? सब्सिडेंस ऑफ फ्लोर, फ्लोर झुक रहा है नीचे, जिसके कारण से दोनों लैंड मास क्या हो रहे हैं? पास में आ रहे हैं, और यही लैंड मास एक समय में क्या होगा? क्रश कर देगा बीच के सेडिमेंट्स को, और इन सेडिमेंट्स से क्या बन जाएंगे? यहाँ पर माउंटेन बन जाएंगे। ठीक, देखिए, तो ये देखिए पूरा, ये ये अंगारा लैंड, और ये डेक्कन प्लेट्यू। जब ये इंडियन प्लेट टकरा रही थी किससे? अपना एशियाटिक प्लेट से, तो बीच में जियो सिंक्लाइन जो थी, 33 सी की जियो सिंक्लाइन, उसकी वजह से ये फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के तीन तीन रेंजेस बनी हैं लगभग। तो ये हिमालयन फोल्ड माउंटेन्स दिखते हैं, उसके बाद ये प्लेन्स दिखते हैं, गैंगेटिक प्लेन्स। ठीक है, और देखिए, ये इसको बोलते हैं मीडियल मास। तो जब बहुत बड़े लेवल पर जब ये क्रशिंग होती है, फोल्डिंग होती है सेडिमेंटेशन की, तो बीच वाला मास जो है वो लगभग लगभग ऐसे ही रहता है, उठ जाता है ऊपर। तो ये तिब्बतियन प्लेट्यू के फॉर्म में है। ठीक है, और तिब्बत प्लेट्यू के अपने को नॉर्थ में भी माउंटेन्स दिखते हैं, कुनलून माउंटेन्स। ठीक है, और साउथ में भी लगभग हिमालयन माउंटेन्स दिखते हैं अपने को। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रही है थ्योरी किसकी? कोबर थ्योरी की, हिमालयन ओरिजिन को। और सबूत क्या है, या अपने एविडेंस क्या है? एविडेंस ये है कि हिमालयास के जो हाईएस्ट चोटियां हैं, है ना, माउंटेन पीक्स हैं, उन माउंटेन पीक्स पर अपने को फॉसिल्स मिलते हैं। किसके?
फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब जीवाश्म, जो पुराने जीव हैं, ठीक है। और ये फॉसिल्स बेसिकली मछलियों के हैं। किसके हैं? मछलियों के हैं। साथ ही साथ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के हैं जो ओशियन बॉटम पर रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? ओशियन बॉटम पे। क्लियर है? तो ये साफ साफ दर्शाता है कि ये जो सेडिमेंटेशन का लोड है, वही कहीं ना कहीं क्या बना है? माउंटेन बना है। और आपने देखा होगा सेडिमेंट्री रॉक्स के बने हुए हिमालयाज, ठीक है। इसलिए इनको इरोड करना यहाँ की नदियों द्वारा बहुत आसान है, ठीक। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के बने होने के कारण यहाँ से जो नदियां बहती हैं हमारे यहाँ रीजन से, वो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लेके जाती हैं। एज कम्पेयर टू अगर मैं पेनिनसुला रिवर की बात करूं, ठीक है, तो पेनिनसुला रिवर्स के पास इतना सेडिमेंटेशन नहीं है। यही कारण है कि बहुत छोटे छोटे डेल्टा बनते हैं, बहुत स्मॉलर डेल्टास डेवलप करती हैं पेनिनसुला रिवर। और कुछ जो बेचारी लेफ्ट फ्लोइंग है रिवर्स, ठीक है, उन रिवर्स जो हैं वो तो अपना डेल्टा भी नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती हैं, क्योंकि उनके पास सेडिमेंटेशन ही नहीं है। बड़े बड़े पत्थर आपको देखेंगे जब नदी गर्मियों में सूख जाती है पेनिनसुलर इंडियाज में, पेनिनसुलर इंडिया में, तो अपने को नदी की जो बेड है उस पर बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलते हैं, सेडिमेंटेशन बहुत कम मिलता है, ठीक। ध्यान रखिए। और अपने सेंट्रल इंडिया में और पेनिनसुलर प्लेट्यू में एक तो ये नदियों से रेत निकालने वाला जो माफिया है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो सेडिमेंट्स वैसी नदियों के पास नहीं है यार। और तुम लोग अलग नदी की जो वैली है वहां से पूरी रेत निकाल लेते हो, सैंड, ठीक है। और ज़बरदस्त तरीके से मार्केट में बिकती है, बहुत हाई प्राइसेस हैं, ठीक है। तो वो भी दिक्कत है एक, ठीक। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस तो वैसे ही अपन पढ़ेंगे भैया पूरे ह्यूमन ज्योग्राफी में। सबसे बड़ा जो अर्थ का फेस चेंज करने वाला फैक्टर आज की तारीख में है वो ह्यूमन ही है ना। तो इसलिए ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत सिग्निफिकेंट है और यूपीएससी को बिल्कुल ध्यान है ये कि ह्यूमन ज्योग्राफी पूछना है, तो वो जबरदस्त चीज़ें पूछता है ना। तो ये बेसिक चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं, आगे अपन अप्लाइड चीज़ भी पढ़ेंगे कि भाई ह्यूमन का क्या इंटरफेरेंस है। तो आप देखते होगे 2020 का पेपर देखो चाहे 19 का पेपर देखो, है ना, जितने भी मेंस के पेपर आ रहे हैं आपके जीएस के, उनमें क्या हो रहा है, वो ह्यूमन का इंटरफेरेंस ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। इसलिए वो एनवायरनमेंट का पेपर जो है, ठीक, एनवायरनमेंट का पेपर बेसिकली एनवायरनमेंट का जो एक पेपर है वो ज्योग्राफी का ही पार्ट है, ठीक है। तो बहुत सारे कंसेप्ट उसके ज्योग्राफी के हैं ठीक। तो एनवायरनमेंट का पेपर का सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है, क्लियर। तो अपन देखेंगे उसको उस लेवल पर भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले अपन बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें। फर्दर अपन देखते हैं। तो मेरे ख्याल से जियो सिंक्लाइनल थ्योरी समझ में आई होगी आपके। जियो सिंक्लाइन क्या होता है? शैलो नैरो, ठीक है, और एलोंगेटेड वाटर बॉडी होती है दो बड़े बड़े लैंडमास के बीच में, जहाँ पर क्या हो रहा है? सेडिमेंटेशन हो रहा है। और समय के साथ क्या होता है? ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक्स, ये सेडिमेंटेशन क्या होता है? क्रश होता है मूविंग प्लेट्स के बीच में, ठीक। और क्रश होने के कारण क्या होते हैं? माउंटेन्स बन जाते हैं, फोल्डेड माउंटेन्स, ठीक। और बीच का जो मीडियल मास है जो कि प्लेट्यू की तरह रहता है, वो एक प्लेट्यू बन जाता है, ठीक। बीच का मिडिल मास जाहिर सी बात है नहीं उठ पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत गहराई होगी, जिसकी वजह से प्रेशर जो है यहाँ से जो फोर्स लग रहा है कंप्रेसिव फोर्स, वो बहुत डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो मीडियल मास एकदम से एग्जैक्टली माउंटेन के फॉर्म में नहीं होगा, वो प्लेट्यू के फॉर्म में होगा। लेकिन इस मिडिल मास के आसपास जो है फ्रिंज एरियाज, वो लगभग लगभग फोल्डेड माउंटेन्स के रूप में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। देखिए ये जीएस लेवल पर भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो जियोसिंक्लाइन क्या होते हैं? जियोसिंक्लाइंस आर शैलो, नैरो एंड elongated water bodies present between two large land masses and characterized by gradual sedimentation of sediments brought down by various agents of denudation from the two land masses, ठीक। the two main characteristic of geosyncline is sedimentation and subsidence, ठीक। तो सेडिमेंटेशन होता है यहाँ पर सबसे पहले, और सब्सिडेंस होता है। ये कोबर भाई साहब ने बोला था, सब्सिडेंस, बिकॉज ऑफ वेट ऑफ सेडिमेंटेशन, ये चीज़ क्या होगी? नीचे की ओर सबसाइड होगी, ठीक। और आसपास की प्लेटें पास में आएंगी, इसकी वजह से क्या होगा? ये माउंटेन फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो जियोसिंक्लाइंस आर क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रेडल्स ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स का पालना, ध्यान रखिएगा, पूछा गया सवाल है अगेन। क्रेडल्स ऑफ माउंटेन्स किसको कहते हैं? अपन जियोसिंक्लाइंस, है ना, यहाँ पर माउंटेन्स पलते हैं, ठीक। ज़्यादातर अपन वर्ल्ड में देखेंगे तो जियोसिंक्लाइंस डेवलप्ड हैं, ठीक है। या तो अपन सबडक्शन जोन्स में डेवलप होंगे माउंटेन्स, ठीक। या यहाँ पर अगर ओशियनिक प्लेट का मामला है, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है एक ओशियनिक प्लेट है, तो ओशियन बॉटम पे जो भी सेडिमेंटेशन है उसका फोल्डिंग जरूर होगा, ठीक। तो कोबर gave the geosynclinal theory of mountain building and told that Himalayas are formed due to folding of sediments deposited in Tethys geosyncline। तो टेथिस जियोसिंक्लाइन जो थी एशिया और इसके बीच में, इंडिया के बीच में, उस उसके फोल्डिंग से, उसके सेडिमेंट्स के फोल्डिंग के कारण क्या बने हैं? हिमालयाज बने। क्लियर है? तो कोई डाउट यहाँ पर नहीं होनी चाहिए अभी तक तो। बस ये कुछ चीज़ें याद रखिए। मैं आपको क्या है, अगर आपको मान लीजिए मुझे, क्या आपको 20% चीज़ें याद रखनी है,
ठीक। तो मैं आपको लगभग लगभग पूरा एक बड़ा टॉपिक पढ़ा दूंगा, 40% पढ़ाऊंगा। ठीक, 20 चीज़ें याद रखनी है तो मैं आपको 40 चीज़ें पढ़ाऊंगा, इसमें से 20 चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, इस तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्रेडल्स ऑफ माउंटेन किसको बोलते हैं? जियो सिंक्लाइन को। जियो सिंक्लाइन थ्योरी किसने दी थी? तो कोबर ने दी थी, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी। फर्दर अपन देखते हैं आगे। जियो सिंक्लाइन मेरे ख्याल से हो गया होगा आपका, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लेट्यू। ठीक है, तो प्लेटू प्लेटू क्या होता है ना? प्लेटू के फॉर्मेशन कैसे होता है, टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट्यूज क्या है भैया? इंटरमोंटेन प्लेट्यू हो गया, पीडमोंट प्लेट्यू हो गया, वॉल्केनिक प्लेट्यू हो गया, तो ये सारे प्लेट्यूज हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो इनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ये सारे वर्ल्ड के प्लेट्यूज हैं। थोड़ा सा समय लग रहा है पर ठीक है ना, इतना तो चलेगा। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत फ्रूटफुल हैं ये वीडियोस। जो ऑलरेडी जिनको शॉर्ट टर्म में मेंस देना है, वो थोड़ा सा मैं सजेस्ट करूँगा कि फास्ट ट्रैक जो वीडियोस हैं वो देखें। ठीक है, जिन पर बेसिकली उन्होंने करंट पे जा जोड़ के पढ़ाया हो ज्योग्राफी। मैं चूंकि एक होलिस्टिक कवरेज लेके चल रहा हूँ। ठीक, तो मेरे लिए न्यू स्टूडेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी भी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, वो इन वीडियोस को जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि मैं शॉर्ट में नहीं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल भी, बहुत अच्छे लेवल पर अपन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ठीक, फर्दर तो बहुत सारे प्लेट्यूज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, और फिर उसके आगे अपन प्लेन्स एरिया भी पढ़ेंगे। प्लेन्स क्या होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं? कंस्ट्रक्शनल प्लेन, डायस्ट्रॉफिक प्लेन्स, ठीक है, इरोजनल प्लेन, डेपोजिशनल प्लेन्स और उनके एग्जाम्पल्स। ठीक, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। तो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक, और जिसको भी ज्योग्राफी पढ़ना हो अच्छे से, वो बिल्कुल प्लीज़ इन वीडियोस को देखें, उनको भी शेयर करें। ठीक, ये मेरा अनअकैडमी अंडरस्कोर अनुराग शर्मा टेलीग्राम का चैनल लिंक है, इसको ज्वाइन करिए ताकि मैं आपको सपोर्ट दे सकूं अच्छे से। ठीक, ध्यान रखिए। और जो भी पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स आपको इसी चैनल पे अवेलेबल होंगे, इसी लिंक पर अवेलेबल होंगे। ठीक, तो प्लीज़ ज्वाइन करिए और नोट्स लीजिए, और जो भी सपोर्ट आप चाहिए मैं बिल्कुल करने को तैयार हूँ। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी से लेते हैं ऐप पर, तो बिल्कुल अनुराग 27 का कोड आप यूज़ कर सकते हैं फॉर 10% डिस्काउंट। क्लियर है? चलिए, आज के लिए इतना पर्याप्त है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। इसके आगे पढ़ते हैं अपन प्लेट्यूज से। क्लियर है? चलिए, थैंक यू वेरी मच।